बहुत समय पहले शाक्यवंश की धरती पर कपिलवस्तु के हरे भरे उपवन और समृद्ध गलियारों में एक सम्मानित व्यक्ति दंडपानी रहता था। उसकी पुत्री यशोधरा, जिसका सौंदर्य सूरज की किरणों सा चमकता था और शील चंद्रमा सा निर्मल था, पूरे राज्य में विख्यात थी। यशोधरा अब 16वें वर्ष में कदम रख चुकी थी और दंडपानी के मन में उसकी शादी की चिंता ने घर कर लिया था। वह चाहता था कि उसकी बेटी का दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, पर सही वर चुनने की जिम्मेदारी उसे बेचैन किए हुए थी। शाक्य परंपरा के अनुसार दंडपानी ने पड़ोसी राज्यों के सभी योग्य युवकों को यशोधरा के स्वयंवर में आमंत्रित करने का निर्णय लिया। दूर दूर तक निमंत्रण भेजे गए और उनमें से एक निमंत्रण पहुंचा सिद्धार्थ गौतम के पास, जो स्वयं शाक्यवंश के राजकुमार थे। सिद्धार्थ भी 16 वर्ष के हो चुके थे और उनके माता पिता राजा शुद्धोदन और रानी महाप्रजापति उनके विवाह के लिए उतने ही उत्सुक थे। उन्होंने सिद्धार्थ को स्वयंवर में जाने और यशोधरा का हाथ मांगने की सलाह दी। सिद्धार्थ, जो हमेशा माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे, ने उनकी बात मान ली और स्वयंवर के लिए चल पड़े। स्वयंवर का दिन आया। राजमहल सजा हुआ था और चारों ओर उत्साह की लहर दौड़ रही थी। सभी युवा राजकुमार अपनी शक्ति, सौंदर्य और बुद्धिमत्ता से यशोधरा का मन जीतने को आतुर थे। पर यशोधरा की नजरें केवल सिद्धार्थ पर टिकी थी। जब समय आया तो उसने सिद्धार्थ गौतम को ही अपने पति के रूप में चुना। उसका यह निर्णय देखकर सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग आश्चर्यचकित थे तो कुछ के मन में ईर्ष्या भड़क उठी। लेकिन दंडपानी का दिल पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। उसे सिद्धार्थ की साधु संतों की संगति और एकांतप्रिय स्वभाव पर संदेह था। वह सोचता था, जो युवक सांसारिक जीवन से इतना विरक्त है, वह मेरी यशोधरा का सुखी दाम्पत्य जीवन कैसे दे पाएगा। उसने अपनी चिंता यशोधरा के सामने रखी, पर यशोधरा का मन अडिग था। उसने अपने पिता से पूछा, क्या साधु संतों की संगति को प्रेम करना कोई अपराध है? क्या यह सिद्धार्थ की गहराई और उनके विचारों की पवित्रता को नहीं दर्शाता? यशोधरा का यह तर्क सुनकर उसकी मां ने भी दंडपानी को समझाया। अंततः मां की सलाह और यशोधरा की दृढ़ता के आगे दंडपानी को झुकना पड़ा। उसने इस विवाह के लिए अपनी सहमति दे दी। पर स्वयंवर में आए अन्य युवकों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उन्हें लगता था कि यशोधरा ने बिना किसी परीक्षा के सिद्धार्थ को चुनकर उनका अपमान किया है। वे चाहते थे कि कम से कम एक निष्पक्ष प्रतियोगिता हो, जिसमें सभी की योग्यता का आकलन हो। कुछ समय तक वे चुप रहे, यह सोचकर कि शायद दंडपानी इस विवाह को रद्द कर दे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि दंडपानी ने सहमति दे दी, तो उन्होंने हिम्मत जुटाई और मांग की कि एक लक्ष्यवेध प्रतियोगिता आयोजित की जाए, जिसमें सभी युवक अपनी शक्ति और कौशल दिखा सके। दंडपानी को यह मांग स्वीकार करनी पड़ी। सिद्धार्थ पहले तो इस प्रतियोगिता में भाग लेने को तैयार नहीं थे। उनका मन युद्ध और प्रतिस्पर्धा से दूर था। लेकिन उनके विश्वस्त सारथी छंदक ने उन्हें समझाया, यदि आप इस परीक्षा से पीछे हटे तो यह न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार और यशोधरा के लिए भी लज्जा की बात होगी। छंदक के शब्दों ने सिद्धार्थ के मन को छू लिया। उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। लक्ष्यवेध का दिन आया। एक एक कर सभी प्रतियोगियों ने अपनी कला दिखाई। तीरंदाजी में कुछ ने कमाल दिखाया तो कुछ ने निराश किया। अंत में सिद्धार्थ की बारी आई। सभा में सन्नाटा छा गया और सभी की निगाहें उन पर टिक गईं। सिद्धार्थ ने धनुष उठाया और एक ही बार में उनका तीर लक्ष्य के ठीक केंद्र में जा लगा। उनका कौशल इतना अद्भुत था कि सभी दंग रह गए। सिद्धार्थ ने न केवल प्रतियोगिता जीती, बल्कि सभी के मन में अपनी योग्यता का लोहा मनवाया। इसके बाद सिद्धार्थ और यशोधरा का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। शुद्धोदन और दंडपानी दोनों ही इस मिलन से प्रसन्न थे। यशोधरा और महाप्रजापति की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। समय बीता और कुछ वर्षों बाद यशोधरा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया राहुल। यह परिवार प्रेम और सौहार्द के बंधन में बंधा और उनकी कहानी कपिलवस्तु की गलियों में गूंजने लगी। यह थी सिद्धार्थ और यशोधरा की प्रेम कथा, जो न केवल प्रेम बल्कि विश्वास और समझ की नींव पर बनी थी।